हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। पहले हम समझेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई से दो पारदर्शी माध्यम लेंगे, एक सघन और एक विरल, और प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे। किधर भेजेंगे? प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे। ठीक है। सघन माध्यम के रूप में हम क्या ले सकते हैं? जल या कांच, और हीरा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम सघन माध्यम के लिए क्या लेके चल रहे हैं? चाहे जल ले लो या कांच। और विरल माध्यम के रूप में हम क्या लेके चल रहे हैं? जल या कांच से विरल कौन हो जाएगा? हवा ले लिया हमने। ठीक है। तो एक माध्यम हमने लिया सघन, जैसे सघन के रूप में जल या कांच, और विरल माध्यम के रूप में हम क्या ले रहे हैं? हवा। ठीक है। और प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कराएंगे। तो जैसे हमने कोई प्रकाश किरण, हाँ तो पहले इस चित्र के बारे में समझ लें। इधर हमने क्या लिया? सघन माध्यम जैसे कांच या जल। इधर लिया हमने विरल माध्यम जैसे हवा। ध्यान रखें, अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ध्यान रखें, किधर प्रवेश कर रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर का माध्यम, और विरल माध्यम कितना हो जाएगा? 2 नंबर का। ठीक है। तो हमने कोई प्रकाश किरण आपतित कराई। ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर, इसको ये जो पृष्ठ माना है हमने, इसको हम अपवर्तक पृष्ठ भी कह देते हैं और पृथककारी पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। पृथककारी पृष्ठ क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये सघन और विरल माध्यम को पृथक कर रहा है। तो प्रकाश किरण कोई यहाँ पे आपतित हुई, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हमने खींच दिया कोई ये अभिलंब, नॉर्मल खींच दिया ये। तो सघन माध्यम में इस आपतित प्रकाश किरण को हमने नंबर 1 दे दिया। क्लियर? और ये अभिलंब के साथ जो ये कोण बनेगा, आपतित प्रकाश किरण जो कोण बनाएगी उसे हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। किधर जा रही है? सघन माध्यम से विरल में। हम आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हम इसका मूल मार्ग देखें तो ये है इसका मूल मार्ग, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण अभिलंब से कैसे हटेगी? दूर। तो जब अभिलंब से दूर हटेगी तो ये हमने अभिलंब से दूर हटा दी। ये आपतित प्रकाश किरण हो गई, ये अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई। आपतित प्रकाश किरण किसमें है? सघन माध्यम में। और अपवर्तित प्रकाश किरण किसमें है? विरल माध्यम में। इस आपतित प्रकाश किरण को आपने नंबर 1 नाम दिया, तो इस अपवर्तित प्रकाश किरण चूंकि नंबर 1 आपतित प्रकाश किरण के साथ है तो इसको भी हमने नंबर 1 नाम दे दिया। क्लियर? अब हमने कोई दूसरी प्रकाश किरण ली जिसका आपतन कोण हमने बढ़ा दिया। कौन सा कोण बढ़ा दिया हमने? आपतन कोण। ठीक है। इसको नंबर 2 दे दिया। तो चूंकि आपने प्रकाश किरण का आपतन कोण बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है, अपवर्तन कोण भी अब की बार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। पहले आपको अपवर्तन कोण इतना मिला 1 नंबर के संगत, 2 नंबर के संगत अपवर्तन कोण आपको इतना मिला। ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, किसमें? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। अब हमने कोई प्रकाश किरण 3 ली जिसके आपतन कोण को हमने और बढ़ा दिया। आपतन कोण का मान हमने और बढ़ा दिया। तो क्या होता है कि 3 नंबर के संगत जो अपवर्तित प्रकाश किरण है, 3 नंबर के संगत जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो पृथककारी पृष्ठ के कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे अपवर्तन कोण क्या है? π/2। कितना है? π/2। यहाँ पे हमने जो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपतित प्रकाश किरण ली हैं, इनके संगत 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अपवर्तित प्रकाश किरण ली हैं, ये एक सांकेतिक है, समझने का तरीका है। ठीक है। तो 3 नंबर के संगत आपकी जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो पृथककारी पृष्ठ के समांतर है। कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी
जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा π/2। यानी कि सघन माध्यम में आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो विरल माध्यम में भी अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा उस आपतन कोण को ही हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो ध्यान दें, तो ये π/2 जो आपको कोण मिल रहा है वो किसके संगत मिल रहा है, 3 नंबर के, 3 नंबर आपको प्रकाश किरण के संगत मिला। तो अब ये देखो, ये आपतन कोण हो गया जिसके संगत आपको अपवर्तन कोण कितना मिला π/2 डिग्री या 90 डिग्री। तो इस आपतन जिस कोण के संगत आपको अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री मिला, जिस आपतन कोण के संगत सघन माध्यम में जिस आपतन कोण के संगत आपको विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री मिला, उस आपतन कोण को ये अपन क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, θc से। तो ये आपका हो गया क्रांतिक कोण। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सघन माध्यम में आपतन, सघन माध्यम में वह आपतन, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना मिल रहा है भाई, कितना मिल रहा है विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान π/2। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, ध्यान का रखना है, आपतन कोण कहां पर होना चाहिए, आपतन कोण कहां पर हो, सघन माध्यम में, और अपवर्तन कोण कहां हो, विरल माध्यम में, और अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण कौन कहलाता है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो 90 डिग्री। तो क्रांतिक कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे θc से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, θc का मतलब क्रिटिकल, क्रांतिक, और कोण को तो अपन थीटा से शो करते हैं, सी का मतलब क्रिटिकल, क्रांतिक, थीटा कोण। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्रांतिक कोण का व्यंजक या क्रांतिक कोण का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी आपने देखा था कि जब सघन माध्यम में किसी प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण पर आपतित कराते हैं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान π/2 मिलता है। कितना मिलता है, π/2। या जो अपवर्तित प्रकाश किरण होती है वो पृथककारी पृष्ठ के कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो अब आप देखेंगे कि जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। ठीक है, क्या देखेंगे कि प्रकाश किरण है सघन माध्यम 1 से विरल माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो आप स्नेल का नियम लगा दें। किसका नियम लगा दें, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण कीजिए बट्टे अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात सदैव नियतांक होता है,
और जो ये नियतांक होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के। और किसके अपवर्तनांक के बराबर होता है, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक का जो मान होता है वो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर, या ऐसे कह सकते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, चूंकि n2 बराबर क्या होता है, n2 बट्टा n1, इसलिए साइन i अपॉन साइन r बराबर क्या हो जाएगा, n2 बट्टा n1। क्लियर। अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में, यानी कि आप प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण पर आपतित कराओगे। कहने का मतलब है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा। ध्यान दें, क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में, यानी कि जो आपतन कोण का मान है वो किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी कि आपतन कोण I बराबर क्रांतिक कोण थीटा c। क्लियर। अब आप देखेंगे कि ये जो क्रांतिक कोण जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण का मान कितना है, बताओ, अपवर्तन का मान कितना है, π/2, यानी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तब अपवर्तन कोण कितना है, π/2। तो क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में I बराबर थीटा c, यानी आपतन कोण बराबर क्रांतिक कोण, तब अपवर्तन कोण R बराबर किसके हो जाएगा, π/2 के। इस स्थिति में आप आगे देखेंगे, अतः आगे आप देखेंगे साइन और I की जगह क्या रखेंगे, थीटा सी, तो साइन थीटा सी बट्टे में साइन R। ठीक है, तो साइन R की जगह आप क्या रख देंगे, π/2, और आप जानते हैं π/2 का मान 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, n2 बट्टे n1। साइन थीटा सी का मान 1, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी बट्टे 1 बराबर n2 बट्टा n1। या आप जानते हैं साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, n2 बट्टे n1। अब अपन ने विरल माध्यम क्या माना, हवा, तो क्या लिख देंगे, यदि माध्यम 2 हवा हो तब, यानी कि आपने माध्यम 2 को क्या माना है, हवा। यदि माध्यम 2 हवा हो तब, तो जब माध्यम 2 हवा होगा, यानी कि दूसरे माध्यम जो आपने लिया हवा लिया, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.00029 या 1.003, तो हम मोस्टली 1 ले लेते हैं। यानी कि यदि माध्यम 2 हवा हो तब दूसरा माध्यम हवा है, तो हवा का अपवर्तनांक n2 बराबर na लिख दिया, यानी दूसरा माध्यम क्या है, हवा, तो एयर है, तो na लिख दिया, n2 बराबर na बराबर 1। दूसरा माध्यम आप हवा लेंगे तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अतः आपका क्या हो जाएगा, n2 की जगह आप क्या रखेंगे, 1, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी बराबर n2 की जगह आप क्या रख देंगे, भाई दूसरा माध्यम हवा माना है, और हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/n1। क्लियर। क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी की जगह साइन थीटा सी रहा, n2 की जगह आपने 1 रख दिया, क्योंकि हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, n1 की जगह n1 रह गया। आपने 1 यहाँ क्यों रखा, क्योंकि दूसरा माध्यम यानी कि जो विरल माध्यम था उसको आपने हवा मान लिया, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। क्लियर। अब पहला माध्यम जो आपका है वो जल होगा या कांच होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पहले माध्यम के लिए अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम माध्यम के लिए, प्रथम माध्यम के लिए
तो प्रथम माध्यम के लिए लिखेंगे, यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, माध्यम की, और माध्यम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीडियम, क्या कहते हैं, मीडियम। तो प्रथम माध्यम के लिए अपवर्तनांक n1 बराबर, अब प्रथम माध्यम कुछ भी हम मान सकते हैं, जल भी है, कांच भी है, हीरा भी है, और कोई पदार्थ है, फ्लिंट कांच है, क्राउन कांच है, तो उसको अपन माध्यम मान के चल रहे हैं, पहले माध्यम को n1 बराबर क्या लिया हमने n, और कोई सा भी माध्यम हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया था हवा है, लेकिन यहाँ पे हम पहले माध्यम को क्लियर नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो माध्यम के लिए हमने दिया nm, कोई सा भी हो सकता है, पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर, nm, तो जो आपने पहला माध्यम लिया उसका अपवर्तनांक आ जाएगा n1 बराबर nm। तो आगे क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी बराबर, साइन थीटा सी की जगह साइन थीटा सी रहा, 1/n1, तो n1 की जगह आपने क्या रख दिया nm, क्या हो जाएगा 1/nm, यानी कि n1 की जगह आपने क्या रख दिया nm, यानी कि पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको आपने क्या लिखा nm, कोई सा भी माध्यम हो सकता है, पहला जल भी ले सकते हैं, कांच भी ले सकते हैं, और कोई माध्यम भी ले सकते हैं, उसको अपने nm ही रखेंगे, जो अपवर्तनांक है वो किसी माध्यम का। हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, क्रांतिक कोण की, और यहाँ पे क्रांतिक कोण कौन है, थीटा सी, तो साइन को आप ट्रांसफर कर देंगे दूसरी ओर, तो क्या बचेगा, देखो भाई जब साइन को आप दूसरी ओर ट्रांसफर करेंगे, थीटा सी की आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, थीटा सी को आपको निकालना है, तो थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेजा, साइन इनवर्स साइन की घात 1, और थीटा सी ए का साइन को उधर भेजा तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/nm बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1/nm को ब्रैकेट में, तो ये आ गया आपके क्रांतिक कोण का व्यंजक। भाई थीटा सी क्रांतिक कोण कैलकुलेट करना था, थीटा सी की जगह थीटा सी रखा, साइन को आप ट्रांसफर करके उसको ले गए, तो क्या हो गया साइन इनवर्स 1/nm की जगह क्या रहेगा 1/nm, ये होता है आपके क्रांतिक कोण का सूत्र। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।